नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 अक्टूबर को सहरसा आने वाले हैं, लिहाजा उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थल स्टेडियम परिसर में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं जिले के एसपी हिमांशु समेत जिला प्रशासन की टीम कार्यक्रम स्थल का लगातार मुआयना कर रही है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सहरसा आएंगे तो कोसी वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहर के बंगाली बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज, मेन्हा गांव में मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डा विस्तारीकरण सहित अन्य कई चीज़ों का शिलान्यास भी करेंगे। आप देख रहे थे कि इससे पहले प्रगति यात्रा में लगातार उन्होंने सभी जिलों का दौरा किया, हजारों करोड़ की योजना का उन्होंने स्वीकृति दी, शिलान्यास किया, समीक्षा किया। और अभी भी जिस जिले में वो जाते हैं निश्चित रूप से एक बड़ी राशि उस जिले में शिलान्यास और उद्घाटन के तौर पर उनके द्वारा किया जाता है, बड़ी राशि की योजनाओं का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लालू राज की सच्चाई को बिहार के लोगों के सामने एक बार फिर से रखने का प्रयास किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए राय ने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल यानी 1990 से 2005 को बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि 15 वर्ष के बिहार की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राजद और लालू परिवार है। राय ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब अपराध, नरसंहार, अपहरण, गुंडाराज और जंगल राज है। पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से 90 से 2005 के शासनकाल में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार का केंद्र बना दिया था। अगर कोई अभिभावक उनके माता पिता स्कूल बच्चों को भेज भी देते थे तो उस समय में भय मिली और कितने बच्चों का अपहरण उस समय हुआ है इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बिहार आकर कहना पड़ा था कि हमारा किसलय लौटा है, और एक किसलय नहीं सैकड़ों किसलय जैसे मासूम बच्चों का अपहरण हुआ, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। सुपौल के त्रिवेणीगंज वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। आज़ादी के बाद आज पहली बार त्रिवेणीगंज स्टेशन से ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ, जिसे हरी झंडी दिखाकर सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुपौल अररिया नई रेल लाइन परियोजना के तहत सुपौल से त्रिवेणीगंज के बीच नवनिर्मित रेल लाइन पर आज ट्रेन परिचालन शुरू हुआ। इससे पहले सुपौल से पिपरा तक रेल परिचालन चल रहा था और अब पिपरा से त्रिवेणीगंज तक विस्तार के साथ ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। स्थानीय लोग इसे ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं। त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी का कहना है कि अब ये इलाका रेलवे के मानचित्र से जुड़ गया है और चतुर्मुखी विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। सुपौल अररिया जो है ये नई परियोजना, इसका जो शिलान्यास के बाद ये काम ठप था, इसको जब आप यहाँ की जनता ने, सुपौल की जनता ने मुझे सांसद बना के भेजने का काम किया, इसको मैं रेल जो है सांसद सदन में उठाने का काम किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेलवे मंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए इसमें जो है बजट में फंड का प्रोविजन किया। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय आमरण अनशन किया। शिक्षकों का आरोप है कि समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसी का 4 महीने का वेतन लंबित है तो किसी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है।
इससे शिक्षकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अनशन पर बैठे शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। शिक्षकों का प्रोन्नति है। शिक्षक लंबे 4-4 महीने 5-5 महीने से वेतन से वंचित हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको 1-1 साल से निलंबित करके रखा गया है, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई है, ना उसका निलंबन वापस हो रहा है। मैंने यह अगर कुल मिला के कहें तो कार्यालय का जो मूल कार्य है, शिक्षकों को समय पर वेतन देना, सरकार द्वारा जो नियम प्रतिपादित हैं उसके आलोक में प्रोन्नति देना, सभी कार्यों को बाधित कर जानबूझकर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि शिक्षक कार्यालय आए, स्वयं मिले और कार्यालय की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करें, उसके बाद उसका वेतन भुगतान होता है। औरंगाबाद में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और औरंगाबाद पुलिस द्वारा लगातार एंटी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना के आधार पर औरंगाबाद पुलिस की टीम और सीआरपीएफ की टीम, इसके साथ ही बटालियन 37 पचरुखिया टीम ने संयुक्त रूप से मदनपुर थाना अंतर्गत लुडुइया पहाड़ी क्षेत्रों में अभियान के लिए प्रस्थान किया। इसी क्रम में टीम द्वारा मदनपुर स्थित लडुइया पहाड़ी क्षेत्रों से कुल 47 डेटोनेटर और केबल तार को बरामद किया गया। सभी डेटोनेटर्स को यथावत स्थान पर ही सुरक्षात्मक तरीके से नष्ट कर दिया गया है। संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है और नक्सली गतिविधि पर अंकुश लगाए जाने के लिए लगातार छापेमारी जारी है। और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे कुर्मी समुदाय के दावे को लेकर अब राजधानी रांची में जमकर विरोध जताया जा रहा है, जिसे लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुर्मी समुदाय के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसी क्रम में आदिवासी संगठनों की एक विशेष बैठक कल रांची के सिरमटोली सरना स्थल में हुई, जहां मौके पर कुर्मी संगठन की मांग के खिलाफ आदिवासी संगठन ने 17 अक्टूबर को धूरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित करने का निर्णय लिया। इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा, अधिकार तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पर, और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे। समझे कि नहीं? ये हम लोग भी तय कर लिए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बात जो बोल रहे थे ना, वो द्रविड़ियन है ना पोट्रास्टिक ग्रुप है, अब क्या है, कभी महतो कभी माझी भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। तो देखिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कहीं इसकी आपत्ति नहीं है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने इसी महीने के आगामी 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले से ही पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। माओवादियों ने 15 अक्टूबर 2025 को बंद की भी घोषणा कर दी है। इस दौरान वो बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाकपा माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने 15 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में भी बंद का ऐलान किया है। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदित्य साहू को पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर सत्ता पक्ष बीते दिनों खूब हमलावर नजर आई। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा से खुलकर चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर पलटवार भी किया है। झारखंड प्रदेश भाजपा में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं आदित्य साहू। इससे पहले रविंद्र राय पिछले वर्ष ही
इस पद पर बताया जा सकता है कि इस पद पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 1 साल के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष पोस्ट पर एक नए चेहरे को लाया गया। आखिर क्या वजह है इसकी, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच इस वक्त भाजपा कार्यालय में मौजूद है यहाँ पर प्रदीप। ये हम उनसे जानते हैं क्या कहना है यहाँ पे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप जी से। क्या कहना है सर आपका इस तरीके से बदलाव जो हुआ है पार्टी में, बड़ा बदलाव? क्योंकि बदलाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है और पार्टी इस दौर से हमेशा गुजरती रही है। और आदित्य साहू जी बतौर महामंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं, बतौर सांसद उनका जो संसदीय जीवन है उसका अनुभव है। तो पार्टी ने एक, मैं समझता हूँ कि एक युवा कार्यकर्ताओं के हाथों में जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, चूंकि एक बड़ी आबादी भी है झारखंड राज्य में, 1 साल के अंदर ही कार्यकारी अध्यक्ष बदल दिया गया, क्या कहना है इस पर? इसको इस दृष्टि से देखने की बजाय हम सभी कार्यकर्ता देखते हैं कि एक नए कार्यकर्ता को अवसर मिला। अच्छा सर, जैसे विपक्ष कह रही है कि जो इस तरीके से बदलाव किया गया है, बावजूद इसके एक सवाल ये है कि अभी तक बार बार विपक्ष इस बात को उठाती है, या यूं कह लीजिए कि सत्ता पक्ष जो झारखंड की है वो उठाती है, इंडिया गठबंधन उठाती है कि भाजपा के पास झारखंड में नेतृत्व नहीं है। अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सवाल खड़ा होता है। क्या कहेंगे इस पर आप? कम से कम इंडिया अलायंस के नेताओं को मैं समझता हूँ प्रमुख रूप से, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो परिवार ही परंपरा है। शिबू सोरेन थे, उसके बाद हेमंत सोरेन उस पद पर काबिज हैं। इसलिए कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो जरूर घोषणा उन्होंने की, लेकिन आज तक पूरी कमेटी नहीं बनी 2 साल के बाद। तो उनको एक बार देखना चाहिए कि नाम मात्र के अध्यक्ष को कुर्सी पर किसी को बिठा दें और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी न दें, तो ये उनके अंदर चिंतन का विषय होना चाहिए। हम अपनी चिंता स्वयं कर लेंगे। प्रदेश प्रवक्ता जो कह रहे थे इसके अनुसार भी भाजपा में क्या वाकई में बेहतर तरीके से बदलाव होगा और सकारात्मक तरीके से भाजपा के लिए कितना पक्षधर साबित होगा। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची से। नमस्कार। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय भवन के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए अनुशासन और कार्य के प्रति सचेत रहने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान रांची के अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक और जिला के सभी संबंधित वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा के मुरैया दरबार में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे। जगदलपुर में स्थित मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री मुरैया दरबार लालबाग में प्रदर्शनी का अवलोकन, बस्तर दशहरा लोकोत्सव कार्यक्रम में और शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे। हवाई अड्डे पर वन मंत्री केदार कश्यप और जनजातीय कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने उनका स्वागत किया। और रायपुर में आज का दिन बेहद रोमांचित करने वाला रहा। छत्तीसगढ़ी गीतों की वर्षों से सेवा दे रही सम्माननीय जोशी बहनों को सुना गया। छत्तीसगढ़ी वेबसाइट हमर चिन्हारी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में हुआ। 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी छत्तीसगढ़ी पत्रिका हमर चिन्हारी के नए एडिशन का विमोचन हुआ। छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और भाषा प्रेमियों के इस कुंभरूपी कार्यक्रम का संरक्षण होना सदैव के लिए स्मरणीय पल रहा। छत्तीसगढ़ चिन्हारी साहित्य समिति के द्वारा आज चिन्हारी वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है और त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन समारोह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ के समस्त कलाकार जो अलग अलग विधा से हैं, सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ी विधाओं में जिन लोगों ने अपनी पारंगत हासिल की है, ऐसे सभी कलाकारों का सम्मान समिति के द्वारा हुआ है। हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली, छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति
हमेशा से समृद्ध रहे। ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस ने कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की संपत्ति फ्रीज की है। गांजा तस्कर रोहित यादव के मकान, 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 मारुति स्विफ्ट कार सहित 50,64,653 रुपए की कीमत की संपत्ति का जशपुर पुलिस अब संपहरण करेगी। सफेमा कोर्ट मुंबई के माध्यम से पुलिस ने संपत्ति फ्रीज किया है। रोहित यादव के खिलाफ उसकी अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति के चंपारण के लिए एसडीओपी पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार के द्वारा जांच कर रिपोर्ट सक्षम अधिकारी और प्रशासक कोर्ट मुंबई को प्रेषित किया गया था। इसने अवैध तरीके से गांजा का व्यापार करके संपत्ति अर्जित की थी। इसके खिलाफ में पूर्व में भी जशपुर और अंबिकापुर में कई गांजा के प्रकरण दर्ज किए गए थे और इस तरीके से अवैध कमाई की इसकी 50 लाख रुपए का एक घर, 1 स्विफ्ट कार, 4 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी को पुलिस ने सफेमा कोर्ट मुंबई के माध्यम से जब्त कराने में सफलता प्राप्त की है। और अब बात मध्य प्रदेश की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में शिखर एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। वो दीन दुनिया से दूर भगवान की भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में वो किसी सन्यासी की तरह कपड़े पहनकर भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल शिखर धवन ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए और पवित्र भस्म आरती में शामिल हुए। धवन सुबह सुबह भगवा वस्त्र धारण किए मंदिर आए। उन्होंने अन्य भक्तों के साथ मंदिर के अंदर प्रार्थना की और प्रतीकात्मक भस्म आरती में भाग लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नजर आए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में वो पहुंचे थे और भगवा ओढ़े हुए वो भगवान की भक्ति में नजर आए। सुबह सुबह ही वह मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रतीकात्मक भस्म आरती में भी वह सम्मिलित हुए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन पहुंचे थे। ज्योतिर्लिंग मंदिर में शिखर धवन ने दर्शन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर वह गए थे और इस वीडियो में वो एक किसी सन्यासी की तरह नज़र आए, जहां भगवा कपड़े पहन करके वो बैठे हुए थे और दीन दुनिया से दूर ऐसा लग रहा था कि भगवान की भक्ति में लीन है वो। शिखर धवन ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए और भस्म आरती में भी वह शामिल हुए। वहीं जबलपुर में शहर के कांचघर इलाके में शुक्रवार देर रात दशहरा चल समारोह उस वक्त दहशत में बदल गया जब अचानक राजनीतिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच सड़क पर खुलेआम गोलियां चली, पथराव हुआ और भगदड़ मच गई। भीड़ में अफरा तफरी का माहौल इतना बढ़ गया कि लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोग घायल होने से भी बचे। हालांकि पुलिस ने थोड़ी ही देर में स्थिति को संभालते हुए सब कुछ सामान्य होने का दावा कर दिया। जानकारी के अनुसार कांचघर दशहरा चल समारोह के स्वागत के लिए एक ओर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का मंच लगा था और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अंचल सोनकर के समर्थकों का मंच था।
जब कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया भारतीय जनता पार्टी के मंच के पास से गुजरे तब किसी बात पर वाद विवाद शुरू हुआ और दोनों ओर से पथराव के साथ फायरिंग भी हो गई। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने मंच से ही देशभक्ति गीत गाकर माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्षों के नेताओं ने भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को संभाला और स्थिति नियंत्रण में आ गई। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने पुलिस की शांति कहानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भगदड़ और पथराव के बीच विधायक भी फंसे हुए थे और उनके बेहद करीब खड़ा एक शख्स गोलियां चला रहा था। तो पुलिस ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अब जांच का दावा करने की बात कहती नज़र आई। समारोह में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई। और अब बात महाराष्ट्र की। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब उद्घाटन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन करेंगे। करीब 2 घंटे के दौरे पर पीएम टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और संबोधन भी करेंगे। यह एयरपोर्ट भारत के सबसे आधुनिक और इको फ्रेंडली हवाई अड्डों में शामिल होगा। यात्रियों के लिए मेट्रो से सीधा चेक इन, 1 अप टू एंड बैगेज सुविधा और डिजिटल आर्ट के जरिए भारतीय संस्कृति की झलक जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट पर कुल 19,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। भूमि विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपए सिडको ने खर्च किए हैं। 350 विमानों की पार्किंग और 2 रनवे की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने से मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई यातायात क्षमता दोगुनी होगी और यह देश के प्रगतिशील विकास का प्रतीक बनेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, पीएम का होने वाला है। जानते हैं जिससे क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर। सर, नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे दी जाएंगी? महामुंबई एयरपोर्ट का जो दूसरा एयरपोर्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन 8 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ से होना है। एक ऐसा भव्य एयरपोर्ट है जो कि मोस्ट एफिशिएंट एयरपोर्ट है और इसकी जो संरचना है वो कमल के फूल पर बनाई गई है। ये एयरपोर्ट टोटल 1160 हेक्टेयर पर बना हुआ है, जिसमें कि 4 टर्मिनल्स हैं और चारों टर्मिनल के बना के इसकी जो कैपेसिटी है करीब 9 करोड़ प्रवासी प्रति वर्ष ऐसी है और इसमें 2 रनवे हैं और 3.25 मिलियन मैट्रिक टन इसको कार्गो की कैपेसिटी है। अभी जो हम उद्घाटन जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे वो फेज 1 का करेंगे, जिसमें कि टर्मिनल 1 है जिसकी कैपेसिटी करीब 2 करोड़ प्रवासी प्रति क्षमता है और 0.8 मिलियन मैट्रिक टन की कार्गो की कैपेसिटी है। और इसकी सबसे बड़ी यहाँ का जो खासियत है वो ये है कि यहाँ जो चारों टर्मिनल्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मतलब अगर किसी की फ्लाइट टर्मिनल 4 से है तो वो टर्मिनल 1 पे भी चेक इन कर सकता है। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 4 पे एपीएम, जिसको हम ऑटोमेटेड पीपल मूवर, मतलब एक तरह की ड्राइवरलेस ट्रेन होती है जो कि भूमिगत अंडरग्राउंड होगी, रनवे के नीचे एयर साइड में, उससे जा सकते हैं। नहीं तो अगर आज आपको देखा होगा, अगर आपकी फ्लाइट T1 से तो आपको T1 ही जाना पड़ेगा, अगर गलती से T2 चले गए तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। उसके साथ ये हिंदुस्तान का पहला ट्रूली मल्टी मॉडल एयरपोर्ट होगा जो कि आपको एक्सप्रेसवे से, हाईवे से, सबअर्बन ट्रेन से, मेट्रो से और इवन वाटर टैक्सी से जोड़ा जाएगा। अभी अगले फेज में हमारा प्रावधान हमने किया है कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट के पास में ही जो हमारा तारघर जेटी है वहां से हम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में रेडियो जेटी पे वहां पर वाटर टैक्सी चलेंगी, इवन अदर प्लेसेस का भी, मांडवा वहां भी चलेंगी। सर, पूरी तरह से उड़ान कब तक यहाँ से भर सकते हैं यात्री? ये पूरी तरह उड़ान हम दिसंबर में इसी साल ही शुरू करेंगे, जिसमें कि डोमेस्टिक भी शुरू होगी और इंटरनेशनल भी शुरू होगी, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद CISF को देना पड़ता है सिक्योरिटी स्वीप के लिए। उनका एक प्रोसीजर है, उनको 40-45 दिन लगते हैं। उसके बाद इमीडिएटली जो प्रावधान किया है वो दिसंबर में ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शुरू करने का नियोजन है। थैंक यू। पूरी तरह से आप उद्घाटन के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यात्री अपना ट्रैवल कर सकेंगे। कैमरा रोशन साहब से सुनिए AP न्यूज नई मुंबई। और स्टेट लाइव में अभी बस इतना ही। नमस्कार।